एपिसोड 53 पैनिक अटैक। अब वह डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने ही वाला था कि तभी आयशा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे बोली, इतनी जल्दी भी क्या है इन पेपर्स पर साइन करने की। आयशा की बात सुन अभय को ऐसा लगा कि शायद आयशा को अपने किए पर पछतावा है, लेकिन अगले ही पल आयशा ने कुछ ऐसा कहा कि अभय का वो भ्रम टूट गया। पहले मेरे एक सवाल का और जवाब दो, उसके बाद कर लेना साइन, फिर नहीं रुकूंगी मैं तुम्हें। आयशा ने जब ये बात कहा तो अभय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये सुनकर उसे बहुत हर्ट हुआ कि आयशा को अभी भी उससे तलाक चाहिए। आयशा की बात सुनकर वहाँ मौजूद राठौड़ खानदान ने आयशा को सवालिया लुक दिया। तुम्हारे खानदान की मेरे खानदान से दुश्मनी क्या है? आखिर जो तुम मेरी मम्मी को जेल भेजना चाहते हो, मेरे पापा भैया और मेरी कोको को बर्बाद करना चाहते हो, और मुझसे वारिस पैदा हो जाने के बाद मुझे पागल खाने में भेज देना चाहते हो। आयशा की बात सुनकर अभय और अनिरुद्ध एकदम सुन्न रह गए। उन दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर आयशा को उनकी प्लानिंग के बारे में पता कैसे चला। आप लोग मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद अभय डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर सकता है, आयशा ने एटीट्यूड के साथ कहा। वहीं पूरा राठौड़ खानदान आयशा की कई बातें सुनकर हैरान था कि आखिर ये सब वो क्या कह रही है, क्योंकि उन लोगों को भी आयशा के इरादों के बारे में कुछ भी, अभय के इरादों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। अब आप लोग ये बात कहना कि ये बात भी झूठी है, क्योंकि इस वाली बात तो मैंने खुद अपने कानों से सुनी है, इसलिए अब आप लोग सभी को नाटक या ढोंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आयशा ने जब ये बात कही तो जानकी उस पर भड़क भड़क पड़ी। पहली बात तो ये है कि हम लोगों को अभय की इस प्लानिंग के बारे में कुछ पता नहीं था, और दूसरी बात यह है कि अपने सवालों के जवाब तुम खुद अपनी खूनी माँ से ले लो। जानकी ने जब मंजीत को खूनी कहा तो आयशा और दीदा और बाकी सभी को गुस्सा आ गया। मेरी बीवी खूनी नहीं है, बल्कि आपकी बहू गीतांजलि खूनी थी। जानकी की बात पर राजवीर उस पर भड़क गया। आज मैं बता ही देता हूँ आप लोगों को कि आपकी बहू की हकीकत, अभय को उसकी माँ का असली चेहरा। राजवीर के अंदर अब गुस्से से भरा ज्वालामुखी फटने को तैयार बैठा था। गीतांजलि एक बहुत ही घटिया, गिरी हुई और बहुत ही शातिर औरत थी। वो अपने मतलब को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चली जाती थी। वो इतनी गिरी हुई और साइको औरत थी कि वक्त आने पर वो अपने कोख जने बच्चों को भी दांव पर लगा देती अपनी ज़िद्दों को पूरा करने के लिए। और रही बात खून की, तो राजवीर अपनी बात पूरी करने ही वाला था कि तभी मंजीत को पैनिक अटैक आ गया। मंजीते, राजवीर घबराते हुए उसके पास दौड़ा उसे संभालने के लिए। अभय और आयशा भी उसके पास दौड़े, लेकिन आयशा ने उसे पीछे धकेल लिया, नफरत से बोली, दूर रहो मेरी मम्मी से। अमन ने जल्दी से मंजीत को अपनी गोद में उठाया और महल के बाहर ले गया। कुछ ही देर में बेदी परिवार हॉस्पिटल पहुंचे मंजीत को लेकर, और उनके पीछे पीछे राठौड़ खानदान भी। मंजीत को तुरंत इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कर दिया गया। वहीं अब पूरा बेदी परिवार उसके लिए परेशान हो रहा था। बेटा तुम रोना बंद करो, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कैद की आयशा को संभालते हुए उससे बोली। मंजीत की हालत देखकर आज जानकी को भी उसके लिए चिंता हो रही थी। उसे बीते हुए कल की कोई बात याद आने लगी जो उसने कई साल पहले मंजीत के साथ किया। तभी वह कॉरिडोर में मान्यता आई और चिंता जताने का नाटक करते हुए बोली, क्या हुआ मंजीत आंटी को? मान्यता की आवाज़ सुन अभय को आग लग गई। वो बिना उसकी तरफ देखे अपने भाई अनिरुद्ध से बोला, यहाँ पर फैमिली अलाउड है, कोई आउटसाइडर नहीं, इसीलिए बाहर वालों को बता दे कि वो हमारे फैमिली मैटर्स से दूर रहे। अभय का यूँ उसे इग्नोर करना मान्यता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने अपना नाटक जारी रखा। ओके, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं कोई आउटसाइडर हूँ तो ठीक है, बट एटलीस्ट एक इंसानियत के नाते मुझे इतना हक तो है ना कि मैं आंटी की तबीयत के बारे में पूछ लूँ। उनकी तबीयत अब ठीक है, तुम यहाँ से जा सकती हो। वार्ड से बाहर आती है आयशा ने मान्यता के सवाल का रूडली जवाब दिया।
मान्यता समझ चुकी थी कि फ़िलहाल के लिए वो अभी किसी को भी सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं बन पाएगी। बदले में उसे सिर्फ बेइज्जती ही मिलेगी। इसीलिए बिना बहस किए वो वहाँ से चली गई। कोको मम्मी मम्मी कैसी है? आयशा भावुक स्वर में उससे पूछा। अभी थोड़ा ठीक है मम्मी, उन्हें रेस्ट की काफ़ी ज़रूरत है। कुछ दिन मम्मी को यहीं एडमिट रखेंगे, सायशा ने जवाब दिया। उसे होश आ गया? दीदा ने पूछा। अभी नहीं दीदा, अभी उन्हें कुछ इंजेक्शंस दिए गए हैं जिसकी वजह से वो सो रही हैं। 2 घंटे बाद ही उन्हें होश आएगा, सायशा ने जवाब दिया। अब आप सब लोग यहाँ इतनी भीड़ मत करिए, जब मम्मी को होश आ जाएगा तब बारी बारी सब मिल लेना, लेकिन अभी यहाँ पर ज़्यादा लोग मत रुकिए, सायशा ने प्रोफेशनली कहा ताकि वह मौजूद राठौड़ खानदान को उसकी कही हुई बात का बुरा ना लगे। मैं तो हिलूंगी भी नहीं यहाँ से, आयशा बोली। मैं भी नहीं हिलूंगी यहाँ से, दीदा भी बोल पड़ी। सबसे पहला हक तो मेरा है मेरी मंजीते से मिलने का, राजवीर भी बोल पड़ा। नहीं, सबसे पहले मम्मी से मैं और अमन भाई मिलेंगे। हमारे बाद जिसको मिलने का मन हो करे वो मिल लेना, कोई नहीं रुकेगा, करण बोला। और उसकी बात पर अमन ने सहमति जताई। मैंने कहा ना, पहले मैं मिलूंगी मम्मी से, फिर आप लोग मिल लेना, आयशा गुस्से से घूरते हुए बोली। तो करण उसकी नाक खींचते हुए बोला, ठीक है बेबी बू, पहले तू ही मिल लेना मम्मी से, हम बाद में ही मिल लेंगे। अच्छा अमन भैया, आप लोग प्लीज़ दीदा को अभी घर ले जाओ मम्मी के पास, यहाँ मैं, नीनी और पापा रुक जाते हैं। मम्मी को जैसे ही होश आएगा मैं आप लोगों को कॉल करके इन्फॉर्म कर दूँगी, सायशा बोली। तो उसकी बात पर वो राज़ी हो गए। अपनी तमीज़ को बरकरार रखते हुए सायशा राठौड़ ख़ानदान से बहुत ही पोलाइटली बोली, आप लोग भी अब घर जाइए, हम आप लोगों को भी इन्फॉर्म कर देंगे जब मेरी मम्मी को होश आ जाएगा। लेकिन तभी अभय बोला, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा जब तक सासू माँ को होश नहीं आ जाएगा। अभय से बहस करने की हालत में इस वक्त बेदी ख़ानदान में नहीं बची थी, इसीलिए वो लोग कुछ नहीं बोले। आयशा सीधा अपनी माँ के वार्ड के अंदर चली गई और सोफे पर लेट गई। राजवीर और अभय दोनों वहीं वार्ड के बाहर ही बेंच पर बैठ गए, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को इग्नोर किया। थोड़ी ही देर में एक नर्स के हाथ में कॉफ़ी के 3 मग्स की ट्रे के साथ कॉरिडोर में पहुंची और राजवीर और अभय से बोली, सर ये कॉफ़ी और ये सैंडविच भेजे हैं डॉक्टर सायशा ने आप लोगों के लिए। अभय और राजवीर ने अपने अपने कप उठाए और फिर वो नर्स अंदर वार्ड में चली गई। आयशा सोफे पर लेटे हुए अपना फ़ोन चला रही थी, तभी नर्स ने धीमे से उससे कहा, मैडम डॉक्टर सायशा ने आपके लिए कॉफ़ी भेजी है और साथ में सैंडविच भी। थैंक यू सो मच, आयशा ने धीमे से उस नर्स से कहा। उसके बाद आयशा ने कॉफ़ी और सैंडविच का लुत्फ़ उठाया और वापस से सोफे पर लेट गई। लगभग 3 घंटे बाद आयशा की नींद खुली तो उसने देखा कि उसकी माँ को होश आ चुका था। वो बेड पर लेटे हुए सिर्फ आयशा को ही एकटुक देखे जा रही थी। आयशा सोफे से नीचे उतरी और अपनी माँ के पास भागी। मम्मा आप ठीक हो ना? आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है ना? आयशा ने सवाल पूछते पूछते रोने लगी। उसे रोता हुआ देख मंजीत की भी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने मुंह पर से ऑक्सीजन मास्क हटाया और हल्के से फुसफुसाई, मैं ठीक हूँ। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर आयशा को काफ़ी राहत मिली। उसने अपने आंसू पोंछे और अपनी माँ से बोली, बाहर पापा और अभय बैठे हैं, मैं उनको इन्फॉर्म कर देती हूँ कि आपको होश आ गया है। आयशा वार्ड के बाहर गई और खुशी से झूमते हुए बोली, पापा अभय मम्मी को होश आ गया है। अचानक से आयशा को रियलाइज़ हुआ कि उसने अभय का नाम लिया जस्ट अभी अभी, जो कि वो नहीं लेना चाहती थी, लेकिन फिर उसने अभय को इग्नोर कर दिया। तभी वहाँ सायशा भी आ गई। फिर वो मंजीत से मिलने के लिए वार्ड के अंदर एंटर हुई। अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले राजवीर उसके पास भागा और उसके सीने से लग गया। तो ठीक है ना मंजीते, तूने तो सबको डरा ही दिया था, राजवीर अपने आंसुओं को थामते हुए उससे बोला। राजवीर और मंजीत और सायशा को नज़रों से
बचते हुए अभय आयशा को खींचकर वार्ड के बाहर ले गया और उससे बोला, अगर तुम अपनी माँ से प्यार करती हो ना, तो उनके सामने एक छोटा सा नाटक तुम्हें करना होगा। उन्हें ये दिखाना होगा कि तुमने मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ कर दिया है, और उसके बाद तुम चुपचाप मेरे साथ घर वापस चलोगी। और अगर तुमने अब मेरे साथ ज़ुबान लड़ाई या मेरी बात काटी, तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा ये तुमने सोचा ही नहीं होगा। अब एक अच्छी बच्ची की तरह खिलखिलाओ और मेरे साथ अंदर चलो। अभय की धमकी पर आयशा को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो उसे पलटकर कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वहाँ अमन, करण और दीदा आ गए। उन दोनों को एक साथ देखकर अमन और करण को गुस्सा आ गया। वो दोनों अभय पर भड़कने ही वाले थे कि तभी दीदा ने उन्हें रोका और दोनों को डांटते हुए बोली, ए कुत्ते, मियाँ बीवी के बीच में काजी मत बनो। दोनों दोनों के दोनों अगर आपस में पैचअप कर रहे हैं सो लेट देम डू इट। तुम दोनों को क्यों प्रॉब्लम हो रही है? दीदा को यूँ अपनी साइड लेता हुआ देख अभय अपने मन में बोला, बेटी परिवार में सिर्फ दीदा ही है अच्छी, जो मेरे इरादों को अच्छे से समझती हैं। दीदा अच्छे से जानती हैं मैं उनकी लाडली पोती से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए तो वो हमेशा मुझे सपोर्ट करती हैं। दीदा मैं इसे घर ले जाऊँ? ये काफ़ी थकी हुई भी लग रही है, घर चल के थोड़ा सा आराम कर लेगी। मैं कल सुबह ले आऊँगा इसे यहाँ। मैंने दीदा से पूछा तो इस पर दीदा ने उसे डांटते हुए कहा, अरे पुत्र, ऐ भी कोई गल हुई पूछने वाली? अरे भाई तेरी वोटी है, जित्थों ले जाना है ले जा। हम कौन होते हैं मियाँ बीवी के बीच बोलने वाले? और तूने सही कहा, मेरी बच्ची बहुत थकी हुई है आज, तो तू इसे अभी घर ले जा, लेकिन याद से इसे सुबह इसकी माँ के पास छोड़ जाना। दीदा ने आयशा के उतरे हुए चेहरे को देखते हुए कहा। कहीं ना कहीं दीदा जानती थी कि ये बात आयशा अभय के साथ नहीं जाना चाहती है, लेकिन ऐसा करके आयशा अपना ही घर उजाड़ने में तुली हुई थी, जो कि बेदी परिवार हरगिज़ नहीं चाहता था। इसीलिए दीना ने अभय को सपोर्ट किया इस मामले में, ताकि वो आयशा को समझा सके अपनी हर एक बात। जाने से पहले मम्मी से मिल लेती हूँ एक बार, ये बोल आयशा वार्ड में अंदर चली गई। आयशा को देखते ही मंजीत मुस्कुराई तो आयशा ने नाटक जारी रखते हुए अपनी माँ से कहा, मम्मी आप आराम करो, मैं कल सुबह आऊँगी आपसे मिलने। अभी मैं अभय के साथ घर वापस जा रही हूँ। आयशा की बात सुनकर मंजीत और राजवीर को बड़ा सा झटका लगा। वो दोनों कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन दीदा ने अपनी आंखों से इशारा किया उन दोनों को कुछ ना कहने का, इसीलिए वो दोनों चुप रहे। चलो अच्छी बात है कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा है। आई होप कि अब तो मेरी बहन को फिर से तंग नहीं करोगे, क्योंकि अगर तुमने अब ऐसी कोई भी हरकत करी ना, तो तुमसे तुम्हारी सफाई नहीं पूछी जाएगी। पापा और भैया तुम्हें जान से मार डालेंगे। इस बार सायशा बोली तो वह मुस्कुराते हुए बोला, श्योर, आई प्रॉमिस कि इस बार मैं तुम्हारी बहन को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा। उसके बाद आयशा अपनी माँ के गले लगी और फिर बाकी सबके भी, और फिर अभय के साथ वहाँ से चली गई। कुछ ही देर में दोनों राठौर रेजिडेंसी पहुँच गए। घर पर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ था। ना तो अनिरुद्ध मौजूद था और ना ही अभिमन्यु। अभय ने मेन डोर को लॉक कर दिया। वहीं आयशा के दिल की धड़कनें तेज़ होने लगी। शादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ था जब आयशा और अभय एक साथ थे, और वो भी अकेले। अभय हल्के कदमों से आयशा की तरफ बढ़ा और आयशा के कदम पीछे होने लगे। कदम पीछे लेते लेते अचानक आयशा सोफे पर गिर गई और अभय उसके सामने खड़ा था। वो आयशा की गर्दन के पास झुका और उसकी गर्दन पर एक किस कर दिया। वहीं आयशा के दिल की धड़कन और तेज़ हो चुकी थी। आई होप कि अब तुम इस घर को छोड़कर फिर कभी नहीं जाओगी, और अगर ये कदम तुमने फिर से उठाया तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ने में भी ज़रा सा टाइम नहीं लगाऊंगा। अभय उसके कान में बोला। आयशा की आंखों में आज अभय को वो डर दिख रहा था जो वो उसकी आंखों में हमेशा से देखना चाहता था। वैसे तो उसका मकसद कभी भी ऐसा नहीं था कि वो आयशा को डरा धमका कर रखे, लेकिन अब आयशा की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी, इसीलिए उसे मजबूरन आयशा के साथ ऐसा टोन यूज़ करनी पड़ रही थी। आखिर ऐसा कौन सा राज है अभय की माँ का जो मंजीत से जुड़ा है?
क्या अभय और आयशा के बीच की गलतफहमी दूर हो पाएगी? जानने के लिए पढ़ें कहानी का अगला चैप्टर, प्यार का कलमा। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।